तो मैं अंकुर छपराना आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी पॉलिटिक्स क्लास है, उसका टॉपिक है संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आज समझेंगे कि पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोकसभा को लेकर। ठीक है, लोकसभा पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसके ध्यान से देखना है। इसमें क्या क्या फैक्ट है उन सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं हम। तो संसद मीन्स पार्लियामेंट, ठीक है। संसद के मूलतः 3 अंग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो जो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है हमारा लोकसभा को लेकर। लोकसभा को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, लोकसभा। हम लोकसभा के अन्य नाम, जो इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसके अदर नेम जो हैं, जो इसके अन्य नाम हैं वो हैं, पहला ये है एक निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है इसको। तीसरा है इसको अस्थायी सदन भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसके मुख्यतः 3 नाम से और से भी जाना जाता है। पहला निम्न सदन मतलब लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, और अस्थायी सदन। हाउस ऑफ पीपल मतलब है कि लोगों का सदन, लोगों की सभा। लोगों की सभा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं। ये एक ऐसा सदन है, लोकसभा जो है, जिसमें हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं। यहाँ से जो निकल के आते हैं उनको हम बोलते हैं सांसद। आप सभी ने देखा होगा जब चुनाव चलते हैं लोकसभा के, तो जिसको हम वोट करते हैं वो हमारा सांसद कहलाता है, ठीक है। ये थे इसके अन्य नाम लोकसभा के। अब आते हैं इसका नेक्स्ट, बात करते हैं इसकी सीटों को लेकर। इसकी कितनी सीट है? पूरे भारत में लोकसभा की हर राज्य में अलग अलग सीट है, लेकिन टोटल जो इसकी सीट हैं पूरे संविधान में जो लिखी हैं वो लिखित रूप में है 550। मैक्सिमम 550 सीट इसकी हो सकती हैं आने वाले टाइम में, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें है 545, जिसमें कि 543 हमारी वोट के द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति है या प्रतिनिधि है वो, और 2 हमारा सेलेक्ट करता है राष्ट्रपति, मनोनीत। ये 2 मनोनीत होती हैं और ये हमारे डायरेक्ट वोट के द्वारा होते हैं। कैसे चुने जाते हैं? जो इसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं चुनाव में वो कैसे चुने जाते हैं, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे मैंने बताया, इसके जो प्रतिनिधि होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, वो सदस्य हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है मतलब बाय वोट। वोट कौन लोग करते हैं? वोट हम भारत के नागरिक, हम इन्हें वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं। जैसे राज्यसभा में है, उसमें हम डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते। डायरेक्ट वोट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में है, आम नागरिक को। लोकसभा हुआ और ऐसी ही राज्यों में विधानसभा, इन 2 में हम डायरेक्ट वोट कर सकते हैं। बाकी हमारी राज्यसभा और जो हमारा विधान परिषद, वहाँ पे डायरेक्ट वोटिंग से सदस्य नहीं मनोनीत या चुने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सदस्य चुने जाते हैं बाय वोट, प्रत्यक्ष रूप से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सदस्यों की योग्यता। क्या योग्यता उनके रहने वाली है, मतलब क्वालिफिकेशन। कोई भी भारत का नागरिक लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तब तक कि उसकी 25 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए, ठीक है। 25 साल से कम वाला व्यक्ति
इस चुनाव के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। दूसरा उसका जो नियम है वो है कि वो भारत का नागरिक हो। वो सिटीजन होना चाहिए भारत का, कैसे भी नागरिक हो, लेकिन इस समय इसकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए। चाहे वो पहले इंग्लैंड से था, यूएसए से था, कहीं का भी व्यक्ति हो, लेकिन अब इसकी नागरिकता सिर्फ भारत की होनी चाहिए तो चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसकी योग्यता में ही कि तीसरी, लाभ का पद नहीं पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ का पद से मतलब है कि वो गवर्नमेंट कोई भी सैलरी या कोई जॉब नहीं करता हो, मतलब सरकारी दस्तावेज, सरकारी दफ्तर में वो कोई काम ना कर सकता हो, और ना ही सरकार से कोई किसी भी प्रकार की पेंशन या तनख्वाह लेता हो, उसे बोलते हैं लाभ का पद। और फोर्थ है नॉर्मली कि वो दिमागी स्वस्थ होना चाहिए। मतलब मेंटली डिस्टर्ब ना हो, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। ये इसकी सादी सी इसकी जो है योग्यता थी जो हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उसके सदस्य की। अब बात करते हैं हम लोकसभा का कार्यकाल कि इसके चुने हुए सदस्य कितनों दिनों तक अपने पद पर रह सकते हैं या उनके कितने समय के लिए वो चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। आते हैं इसके हेड की बात करते हैं। इसके 2 लोग होते हैं। पहला होता है एक अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाते हैं जो इसी के मेंबर आए, मतलब 545 जो सीट आई हैं जीतकर 543 जो मेंबर आए हैं वो एक इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि ये हमारा अध्यक्ष है, और ये सेलेक्ट कर लेगा उनमें से एक कि ये हमारा उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो इनका कोई चुनाव ऐसे तो होता नहीं है कि हम वोट करेंगे कि ये लोकसभा का अध्यक्ष है। इन्हीं की वोटिंग से मान लीजिए कि इनमें से एक सेलेक्ट होकर अध्यक्ष के पद पर हो गया और इसी ने एक उपाध्यक्ष अपनी हेल्प के लिए रख लिया है। ठीक है, ये इनका उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, इनके काम भी देखेंगे हम कि इनका क्या काम है और इनकी पावर्स भी देखेंगे क्या पावर है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष है वो क्या करता है कि जो लोकसभा की पहली बैठक जो होती है, जैसे अभी 17वीं लोकसभा है, हमने माना कि इसका जो चुनाव है वो कंप्लीट हो गया हमारा अप्रैल में, तो अप्रैल से जो आगे हमारी इसकी बैठक होगी, पहली बैठक जो होगी उसको बुलाने का काम करेगा, उसको मतलब एज अ चेयरपर्सन बोल लीजिए या एज अ हेड, उसको अध्यक्ष को पावर है लोकसभा की कि उसको असेंबली को या उस सभा को आगे चलाए या उसको सभा को कंट्रोल में रखे। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में बताई है कि हमारी अनुसूचित जाति व जनजाति में, इसमें इन सीटों के लेकर एक विशेष प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के लिए हमारी कम से कम सीट होनी चाहिए 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 47 सीट हमारी जनजाति के लिए है। फिक्स है कि 545 सीट्स में से या बोल लीजिए 550 सीट में से 84 सीट अनुसूचित जाति की होंगी शेड्यूल टाइप, और 47 सीट जनजाति की होंगी, अनुसूचित जनजाति की होंगी। ये हमारे उसमें संविधान में ही प्रावधान था कि ये सीट फिक्स है और ये आरक्षित है, इनको कोई हटा या बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे हम कि लोकसभा की कुछ शक्तियां हैं जो राज्यसभा से भी ज़्यादा हैं, तो स्पेशल प्रोविज़न
हेडिंग डाल के हम इसकी काम बात स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविज़न ये है कि जो हमारा मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद बोल लीजिए आप, सिंपली वे में बताऊं कि हमारी जो सरकार होती है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब वो लोगों के हित के लिए और लोगों के बातों पे के लिए काम करेगी, और जो हम चाहेंगे आम नागरिक उसी के आधार पर मानते हुए वो हमारी सरकार काम करेगी। इसलिए इसको लोकसभा को मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के लिए उत्तरदायित्व है, क्योंकि ये हमने चुना है, मतलब आम नागरिक ने चुना है, तो हमारी तो सुननी ही इसको पड़ेगी। ये एक इसका नियम भी है कि जो हमारी सरकार है, मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। दूसरा जो इसमें होता है बिल, कौन सा बिल होते हैं 3 तरह के। तो इसमें जो बिल है वो है, बिल बोल लीजिए, विधेयक बोल लीजिए, धन विधेयक। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा, ये इसी की शक्ति है। पहले लोकसभा में होगा, बाद में राज्यसभा में भी होगा, लेकिन पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में। राज्यसभा के पास इसके लिए सिर्फ इतनी शक्ति है कि इस बिल को वो 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद उसे पास करना होगा, या अगर वो पास भी नहीं करेगी तब भी बिल वो पास माना जाएगा। ये भी एक इसके पास विशेष शक्ति है लोकसभा के पास। दूसरी इसकी शक्ति है कि जो हमारी सरकार बनती है, सरकार मतलब पीएम जो सेलेक्ट होता है, पीएम जो बनता है हमारा, वो भी डायरेक्ट लोकसभा से ही बनता है। मतलब आम नागरिक जो वोट करते हैं डायरेक्ट, वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करते हैं हम। जो लोकसभा में हमने वोटिंग करी तो वो नरेंद्र मोदी के लिए डायरेक्ट वोट होती है, मतलब हमारे द्वारा नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। राष्ट्रपति हमारे द्वारा नहीं चुने जाते, हम वोट नहीं करते राष्ट्रपति को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को हम वोट करते हैं डायरेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही है। लोकसभा की वोट जो होती हैं वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर होती हैं, या उसकी कुर्सी को लेकर होती हैं, उसकी सीट को। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात करते हैं इसकी लोकसभा से रिलेटेड क्या पॉइंट है। और एक संयुक्त अधिवेशन होता है, कोई बिल पास कराने के लिए कोशिश की जाती है दोनों सदनों में। जैसे हमारा अभी CAA आया, या बोलिए कोई भी नियम कानून बनने से पहले वो बिल पास होता है। मान लीजिए पहले लोकसभा में आया तो लोकसभा ने उसको पास कर दिया, ठीक है, फिर वो गया धन विधेयक ही मान लीजिए आप, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में उसको मंजूरी नहीं मिली, ठीक है, उसके बाद जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट, लेकिन जब इसको यहीं मंजूरी नहीं मिली तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। इसको शक्ति होती है कि वो दोबारा जाए, उसको विधेयक को भेजे, या कोई बिल है उसके पास राज्यसभा के पास भेजे, उसने दोबारा इसको रीड आउट करके और कैंसिल कर दिया, उसको मंजूरी नहीं दी, तो इनके आपस में तालमेल बिगड़ जाती है और झगड़ा टाइप इनके अंदर होता है, मतलब सहमति नहीं बन पाती एक बिल को लेकर। तो तब प्रेसिडेंट क्या करता है, एक संयुक्त बैठक बुलाता है कि आइए आप एक रूम में, लोकसभा के सदस्य भी और राज्यसभा के भी, और उस पर फिर वोटिंग होती है, दोनों को एक साथ बैठाकर फिर वोटिंग होती है। लेकिन उस समय डायरेक्ट पलड़ा जो भारी होता है वो राज्यसभा का होता है, क्योंकि 545 सदस्य हैं इसके और इसके 245 है सिर्फ। तो अगर आधे ने भी वोट करी तब भी वो पास हो ही जाएगा। इसके अगर आधे ने भी वोटिंग करी तो तब भी पलड़ा भारी लोकसभा का ही होगा, ठीक है। तो लोकसभा यहाँ भी ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है लोकसभा से, राज्यसभा से। तो जो संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त अधिवेशन, उसमें भी ज़्यादा शक्तिशाली हमारी लोकसभा को माना गया है, क्योंकि अगर एक बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुला लिया गया तो जो लोकसभा चाहेगी, जिस बिल को चाहेगी वो पास होगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा सदस्य हैं, ज़्यादा मेंबर हैं, तो वोटिंग तो होती है, तो वोटिंग ज़्यादा होगी तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास एक ये शक्ति भी है।
अब बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है। अपने टर्म सुनी होगी, बुक्स में पढ़ी होगी, 1/6, ठीक है, 1/10। ये क्या होता है? देखिए 1/6 अगर मैं प्रधान का चुनाव, पंचायत का चुनाव, सांसद का, किसी का भी चुनाव लड़ूं और मुझे कुल मतों का, कुल मत हैं हमारी, मान लीजिए 36 मत हैं हमारी, कुल मत जो इस पे इलेक्शन होगा उसमें से मुझे अगर 1/6 वोट से कम मिली, मतलब 6 वोट मिलनी थी और 5 मिली, तो जो हमने जमा राशि होती है इनकी, कुछ इलेक्शन जब ये लड़ते हैं तो वो मेंबर जो होता है, जो इलेक्शन लड़ता है, वो कुछ जमा करता है राशि एक सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है, तो वो जब्त हो जाती है अगर उसे 1/6 वोट नहीं पड़ी हो, कुल मतों का 1/6 वोट उसको प्राप्त नहीं हुई हो, तो वो जब्त हो जाती है, ठीक है। ये था 1/6। वो चुनाव कोई सा भी सही, छोटा चुनाव हो, बड़ा हो, प्रधान हो, पंचायत का हो, ग्राम पंचायत सदस्य है, कोई सा भी चुनाव हो जिसमें वोटिंग होती है, तो वो 1/6 से अगर कम होगी तो उसकी जमा राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के भी होता है ऐसी, ठीक है। एक होता है 1/10, बोलते हैं कोरम, गणपूर्ण, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर लोकसभा को कोई बैठक बुलानी है, लोकसभा हो यहाँ या राज्यसभा हो, उसको कोई बैठक बुलानी है, तो उसके पास 1/10 सदस्यों का हाजिर होना ज़रूरी है उस समय। जैसे हम मान लीजिए लोकसभा की जो सीट है वो 545 है, तो 1/10 हुआ इनका 55 के करीब। अगर 55 लोग या सदस्य उपस्थित हैं तो वो सभा आगे उसका संचालन करेंगे, बाकी इससे कम हुआ तो वो सभा नहीं चल सकती या वो बैठक नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं हम कोरम। तो उसके लिए 1/10 सदस्य होना ज़रूरी है। ऐसी राज्यसभा में है, जैसे राज्यसभा में 245 सीटें हैं, ठीक है, तो उसका 1/10 सदस्य मतलब 25 सदस्य होने उसके लिए ज़रूरी है अगर उसे सभा को आगे कंटिन्यू रखना है तो। ये थी हमारी कोरम बोलते हैं इसको, ठीक है। एक इसमें जैसे हमारे सांसद होते हैं ना, या कोई भी एमपी मतलब सांसद, लोकसभा का या राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उनको एमपी बोलते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो लगातार 60 दिन तक एब्सेंट हुए संसद से तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उनसे पद छीन लिया जाएगा। या तो उनको सूचित करना पड़ेगा कि इस प्रकार से मैं एब्सेंट हूँ या इतने दिनों के लिए मैं छुट्टी चाह रहा हूँ या एब्सेंट रहूँगा। अगर बिना चाहे, अर्थात वो ना बताकर कि मुझे छुट्टी के लिए ना चाहते हुए बिना बताए वो एब्सेंट होता है अपने कार्यकाल से, तो मैक्सिमम 60 दिन तक वो एब्सेंट रह सकता है। अगर 60 से अगला 61 दिन हो या 61वां दिन, तो उसमें वो उसकी अध्यक्षता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक लोकसभा को लेकर। जो लोकसभा से इम्पोर्टेंट जो चीज़ बनती है ना, वो सिर्फ 2 तरह से बनती हैं, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा में सीटें 545 एट प्रेजेंट और मैक्सिमम कितनी है 550, ठीक है। फिर इसकी एज, इसके लिए योग्य जो होगा उसकी 25 वर्ष एज होनी चाहिए, ठीक है। फिर पूछते हैं इसमें इलेक्शन डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट वोट, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। और इसके कुछ होते हैं कि इसका जो अध्यक्ष होता है उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं कि एक चीज़ और छूट गई इसमें, हाँ सॉरी, अध्यक्ष का जो वो होता है त्यागपत्र, वो अपना त्यागपत्र देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। ये इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है,
कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, या प्रधानमंत्री को, या उपाध्यक्ष को। तो अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा अध्यक्ष को। ये इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम राज्यसभा लेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारा राष्ट्रपति को लेकर होगी। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। तो इसको 1-2 बार रिपीट करिए वीडियो को, और जैसे जैसे पढ़ाया है एक बार और उसको नोट्स बना के क्लियर हो जाएगा टॉपिक सारा। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।